जी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लाइडिंग और क्वेश्चन नंबर 7 है। ये क्वेश्चन दो तरीक़ों से आ सकता है। एक तो ये कि एक्सप्लेन ग्लाइडिंग या व्हाट इज मेंट बाय ग्लाइडिंग, क्वेश्चन नंबर 7। और इसके अलावा आप देखेंगे कि बिल्कुल स्टार्ट में लिखा हुआ है व्हाट कॉजेज ए ग्लाइडर टू रिमेन इन एयर, और बिल्कुल सेंटर में जाके लिखा हुआ है हाउ डू थर्मल्स हेल्प बर्ड्स टू फ्लाई फॉर आवर्स विदाउट फ्लैपिंग देयर विंग्स। तो ये दो क्वेश्चन जो हैं ये एज शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं और दोनों को कंबाइन करके एज लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है। तो अगर एक्सप्लेन ग्लाइडिंग आता है तो ऐसी सूरत में भी हमने ये दोनों पैराग्राफ लिखने हैं, और अगर ये दोनों क्वेश्चंस कंबाइन हो जाते हैं तो भी हमने ये दो पैराग्राफ लिखने हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में हमने हेडिंग डालनी है ग्लाइडर, ये बिल्कुल शुरू में लिखा हुआ है ग्लाइडर। फर्स्ट पैराग्राफ में हेडिंग आएगी ग्लाइडर, और सेकंड पैराग्राफ में आपने हेडिंग डालनी है बर्ड्स की। सेकंड पैराग्राफ में हेडिंग डालनी है बर्ड्स की, और साइड में 9.12 जो है ये आपने बर्ड्स के साथ बनानी है। डायग्राम 9.12 बर्ड्स के साथ बनानी है। तो हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट कॉजेज है ग्लाइडर टू रिमेन इन एयर, ग्लाइडर की हेडिंग, साइड में एक डायग्राम बनी हुई है 9.11, ये हमने बनानी नहीं है और एज शोन फिगर भी नहीं लिखेंगे। ग्लाइडर जो होते हैं, बल्कि पहली लाइन हम ऐसे स्टार्ट करेंगे, अ ग्लाइडर लुक्स लाइक ए स्मॉल एरोप्लेन विदाउट इंजन। ठीक है, तो हमने यहाँ से स्टार्ट करना है। तो ग्लाइडर जो है वो छोटे से जहाज़ की तरह लगता है जिसका इंजन नहीं होता है, और ये हवा में देर तक उड़ता रहता है। ये कैसे फ्लाई करता है, ये सबसे पहले ये ग्लाइडर्स जो होते हैं ये ऐसी जगह में चले जाते हैं, ऊंची जगह में, जहाँ पे गर्म हवा जो है वो ऊपर की तरफ राइज हो रही होती है। वो इलाका गर्म होता है और गर्म हवा जो है वो हम जानते हैं लेस डेंसर हो जाती है और ऊपर की तरफ राइज करती है, जिसको हम थर्मल्स कहते हैं। सेंटर में आपको नज़र आएगा बोल्ड हुआ थर्मल्स। गर्म हवा का ऊपर की तरफ नेचुरली राइज करना थर्मल्स कहलाता है। तो ये ग्लाइडर्स जो हैं ये किसी माउंटेन के ऊपर चढ़ के जंप करते हैं इन थर्मल्स के ऊपर, और ये थर्मल्स जो हैं इनको हाइट गेन करने में मदद देते हैं, जिसकी वजह से ये ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से ये जो है वो हाइट गेन करके लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर लेते हैं, तो एक मकाम से दूसरे मकाम की तरफ चले जाते हैं। और कई थर्मल्स जो होते हैं एक थर्मल से होते हुए दूसरे थर्मल की तरफ चले जाते हैं, उससे दोबारा हाइट गेन करते हैं, और इस तरीके से जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस भी ट्रैवल कर सकते हैं। तो ओवरऑल ग्लाइडर एक छोटा सा जहाज़ होता है जिसमें इंजन नहीं होता, और ये ग्लाइडर्स जो हैं ये गर्म राइजिंग एयर यानी कि गर्म हवा जहाँ पे राइज कर रही होती है उनकी मदद हासिल करते हैं, जिनको थर्मल्स कहते हैं, और हाइट गेन करते हैं और फिर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर लेते हैं। इसी तरह हमारे पास नीचे है बर्ड्स के बारे में, हेडिंग है बर्ड्स की, हाउ डू थर्मल्स हेल्प बर्ड्स टू फ्लाई फॉर आवर्स विदाउट फ्लैपिंग देयर विंग्स। जो बड़ी बड़ी बर्ड्स होती हैं जिस तरह ईगल है, हॉक है, वॉल्चर है, ये बड़ी बर्ड्स जो होती हैं ये क्या करती हैं, जहाँ उनको थर्मल मिलता है, जैसे कि डायग्राम में नज़र आ रहा है, जहाँ थर्मल मिलता है इनको, ये अपने विंग्स जो हैं ये फ्लैप कर लेती हैं और फिर इन थर्मल के ऊपर सर्कल करना शुरू कर देती हैं, घूमना शुरू कर देती हैं। तो ये थर्मल जो है ये आहिस्ता आहिस्ता से इनको ऊपर लेके जाते हैं और ये हाइट गेन कर लेती हैं। हाइट गेन करने के बाद फिर ये डिस्टेंस ट्रैवल करती हैं बर्ड्स, और जहाँ पे दूसरा थर्मल मिलता है और दोबारा ये इसी तरह उस थर्मल के ऊपर सर्कल करने लग जाती हैं विंग्स फ्लैप करके, जिसकी वजह से इनकी हाइट जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है, और फिर दोबारा से बगैर अपने विंग्स को जो है वो फ्लैप किए एक जगह से दूसरी जगह लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर सकती हैं। तो ये तरीका है थर्मल्स की मदद हासिल करके जो है ये बड़ी बर्ड्स जो हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करती हैं और हाइट गेन करते हुए एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। तो ये हमारा था क्वेश्चन ग्लाइडिंग का, और क्वेश्चन नंबर 7 था। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो रेडिएशन है। पीछे हमने पढ़ा था कि हीट के ट्रांसफ़र होने के 3 तरीके हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो थर्ड प्रोसेस जो है वो रेडिएशन का है, वो अभी हम डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन है डिफाइन एंड एक्सप्लेन रेडिएशन, और क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, डिफाइन एंड एक्सप्लेन रेडिएशन, क्वेश्चन नंबर 8। सबसे पहले बोल्ड हुई आपको डेफिनेशन नज़र आएगी,
हीट के ट्रांसफ़र होने का वो तरीका, यानी कि हीट हॉट पार्ट से कोल्ड पार्ट की तरफ जाए वेव्स की सूरत में, तो इसको हम कहते हैं रेडिएशन। रेडिएशन इज़ द मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट, हीट के ट्रांसफ़र होने का ऐसा तरीका फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। वेव्स के ज़रिए से हीट का एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना जो होता है वो रेडिएशन कहलाता है। और वेव्स कौन सी होती हैं उसने आगे लिख दिया, कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये ओवरऑल डेफिनेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की नहीं है, बल्कि ये वेव्स के बारे में बताया हुआ है। ये जो वेव्स, हीट की वेव्स जो होती हैं, उनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। तो वेव्स के ज़रिए से हीट एक जगह से दूसरी जगह जब पहुंचती है, इसको हम कहते हैं रेडिएशन। इसकी एग्जांपल फर्स्ट पैराग्राफ में मौजूद है। वो कहता है सन जो है वो मेजर सोर्स है हमारे पास रेडिएशन का, क्योंकि सूरज की रोशनी जो हम तक पहुंच रही है कंडक्शन से नहीं पहुंच रही है, क्योंकि कंडक्शन में किसी सॉलिड का आना ज़रूरी है। कन्वेक्शन से नहीं पहुंच रही है, क्योंकि कन्वेक्शन में जो है वो किसी मीडियम का होना ज़रूरी है, हवा या पानी का होना ज़रूरी है, लेकिन रास्ते में हवा वो ना हो, स्पेस भी मौजूद है। तो ये तीसरे प्रोसेस के ज़रिए से हीट पहुंचती है, जिसको हम कहते हैं वेव्स, यानी कि रेडिएशन के ज़रिए से। इसमें हमने सिर्फ क्वेश्चन जो सेकंड लाइन में लिखा हुआ है बट वाला, बट से लेके अर्थ तक, ये क्वेश्चन जो है कट कर देना है। बाकी जो है आवर सन से लेके सन तक जो है ये हमारी एग्जांपल है, जिसमें ओवरऑल एक्सप्लेन किया कि कंडक्शन नहीं है क्योंकि सॉलिड नहीं है सूरज और हमारे दरमियान में, ये कन्वेक्शन का प्रोसेस नहीं है क्योंकि सूरज और हमारे दरमियान में स्पेस भी मौजूद है। ये थर्ड प्रोसेस है, वेव्स के ज़रिए से है, जिसको हम रेडिएशन कहते हैं। उसके बाद नीचे हमारे पास हीट से स्टार्ट करेंगे और ये हमारे पास है एक्सप्लेनेशन। और एक्सप्लेनेशन हमने फायर प्लेस के मतलब करनी है। अगर आप नेक्स्ट पेज में जाएं तो वहाँ पे आपको डायग्राम नज़र आएगी, हमने बनानी नहीं है। हीट से एक्सप्लेनेशन है और नेक्स्ट पेज में अब टू रीच अस तक जो है ये एक्सप्लेनेशन है। और ये साइड में एक फायर प्लेस बनी हुई है, ये ड्रॉ नहीं करनी है, लेकिन इसके बारे में ही एक्सप्लेन किया गया है। वो कहता है अगर हमारे कमरे में एक फायर प्लेस मौजूद है, एक हीटर मौजूद है, तो उससे हम तक जो हीट पहुंच रही है वो कंडक्शन से नहीं पहुंच रही है, क्योंकि फायर प्लेस और हमारे दरमियान में कोई सॉलिड नहीं है। फिर वो कहता है कि हीट जो है वो कन्वेक्शन से भी, अगर हम आगे बैठे हों और हीट हम तक पहुंच रही हो, तो ये कन्वेक्शन के ज़रिए से नहीं पहुंच रही है, क्योंकि कन्वेक्शन का प्रोसेस तो हवा में है। गर्म हवा ऊपर की तरफ राइज़ करती है और ठंडी हवा उसकी जगह लेती है, तो गर्म हवा ऊपर की तरफ राइज़ करके जा रही है, तो वो हम तक नहीं आ रही है डायरेक्ट। फिर वो कहता है कि हीट जो है वो रेडिएशन के ज़रिए से, वेव्स के ज़रिए से हम तक पहुंच रही है, क्योंकि अगर हम फायर प्लेस के आगे कोई कार्डबोर्ड रख दें, कोई पीस ऑफ पेपर रख दें थोड़ा आगे करके, तो हम देखेंगे कि थोड़ी देर बाद वो गर्म हो जाएगा। तो ये गर्म क्यों होता है? क्योंकि फायर प्लेस से वेव्स निकल रही हैं, रेडिएशंस निकल रही हैं, जो कि उसको हीट अप कर देती हैं। तो ये जो थी हमारे पास एक्सप्लेनेशन थी। उसके बाद हमने फैक्टर्स की एडिंग लगानी है, द से लेके एरिया तक, सरफेस एरिया तक, ये फैक्टर्स की एडिंग है। और फैक्टर्स में हमने बताना है कि रेडिएशन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। नंबर वन, कलर टेक्सचर ऑफ द सरफेस, सरफेस के कलर पे रेडिएशन डिपेंड करता है, क्योंकि ब्लैक सरफेसेस जो हैं वो ज़्यादा रेडिएट करती हैं और वाइट सरफेसेस जो हैं वो रिफ्लेक्ट ज़्यादा करती हैं। या अभी हम आगे भी बढ़ेंगे। उसके बाद है सरफेस टेम्परेचर, अगर ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो रेडिएशन ज़्यादा होगी, टेम्परेचर कम होगा तो रेडिएशन कम प्रोड्यूस होगी। सरफेस एरिया, अगर ऑब्जेक्ट ही छोटा है जिसमें से रेडिएशन निकल रही हैं तो कम रेडिएशन हम तक पहुंचेंगी, और ऑब्जेक्ट का एरिया ज़्यादा है, बड़ा है वो ऑब्जेक्ट, तो ऐसी सूरत में रेडिएशन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा निकलेंगी। तो ये सब हेडिंग्स जो हैं ये आगे हम पढ़ेंगे भी। तो फिलहाल फैक्टर्स एज शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, फैक्टर्स अपॉन विच रेडिएशन डिपेंड। तो रेडिएशन डिपेंड्स अपॉन थ्री फैक्टर्स, कलर एंड टेक्सचर ऑफ द सरफेस, सरफेस टेम्परेचर एंड सरफेस एरिया। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ जो है इसके ऊपर आप हेडिंग डालें, रेडिएशन एक्ट्स ऑल अराउंड अस, यानी कि हमारे इर्द गिर्द रेडिएशन जारी है।
रेडिएशन एक्ट्स ऑल अराउंड अस। हमारे इर्द गिर्द रेडिएशन का प्रोसेस जारी है, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट जो होता है वो रेडिएट भी करता है, रेडिएशंस भी निकालता है और अब्जॉर्ब भी करता है। ये डिपेंड करता है सराउंडिंग के टेम्परेचर के ऊपर। अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जो है वो हमारे पास कम है, तो वो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर ज़्यादा है तो वो रेडिएशंस निकालना शुरू कर देगा। और अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा है और उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कम है तो वो रेडिएशन अब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा, जब तक कि दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता है, थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं आ जाती है, तो ये प्रोसेस जारी रहेगा। तो हमारे इर्द गिर्द हाई टेम्परेचर वाले रेडिएशन कर रहे हैं और लो टेम्परेचर वाले जो हैं वो अब्जॉर्प्शन कर रहे हैं। तो ये था हमारा इस पैराग्राफ में जो एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद आपने नेक्स्ट हेडिंग डालनी है एमिशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। इसके ऊपर वाला पैराग्राफ ज़रूरत नहीं है, कट कर सकते हैं। एमिशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, इसमें सब हेडिंग्स आनी है, वो मैं भी आपको बताता हूँ। एमिशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, सबसे पहले सब हेडिंग हमारे पास आएगी लेसलाई क्यूब। यहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है लेसलाई क्यूब, और इसमें ये 4 पॉइंट्स आने हैं लेसलाई क्यूब में, और साइड में डायग्राम है 9.15, ये डायग्राम हमने इसके साथ बनानी है। लेसलाई क्यूब क्या होता है? एक मेटल का बना हुआ एक बॉक्स होता है, मेटल का बना हुआ हॉलो बॉक्स होता है, अंदर से खाली होता है। इसकी 4 सरफेसेस होती हैं जिनके डिफरेंट कलर होते हैं, और इनके कलर जो हैं वो उसने मेंशन किए हुए हैं। शाइनी सिल्वर सरफेस, एक सिल्वर सरफेस होती है, दूसरी डल ब्लैक गहरी काली सरफेस होती है, एक वाइट सरफेस होती है, और एक कलर्ड सरफेस होती है, कोई भी कलर हो सकता है। तो ये 4 साइडें होती हैं इसकी, और चारों के डिफरेंट कलर होते हैं, और ये मेटल का बना हुआ होता है, और ये हॉलो बॉक्स होता है, अंदर से खाली होता है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो पानी भरा जाता है, वो हम आगे देखते हैं। तो ये लेसलाई क्यूब की हेडिंग में हमने ये लिखना है और साथ में डायग्राम बनानी है। और अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज ए लेसलाई क्यूब, तो ऑब्वियसली हमने ये लिखने के साथ डायग्राम बनानी है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद सब हेडिंग है हमारे पास कलर ऑफ सरफेस, ये हमारे पास आएगा हीट तक, कलर ऑफ सरफेस। तो हमारे पास पीछे जो लेसलाई क्यूब था, जो पिछले पेज में अगर हम आपको दिखाएं, तो ये लेसलाई क्यूब जो होता है, इसके अभी हमने पढ़े थे डिफरेंट कलर के सरफेसेस हैं 4 जो हमने ऊपर मेंशन किए हुए थे। इसके अंदर जब पानी भर देते हैं, गर्म पानी जब इसके अंदर भर देते हैं, तो क्या होता है हम देखते हैं, अगर हम रेडिएशन डिटेक्टर जो कि साइड में बना हुआ है, गैल्वेनोमीटर्स लिखा हुआ नज़र आएगा, ये रेडिएशन डिटेक्टर है। रेडिएशन डिटेक्टर जो है चारों सरफेसेस के आगे लेकर आए, तो हम देखेंगे कि डल ब्लैक सरफेस जो है वो सबसे ज़्यादा रेडिएशन निकाल रहा होगा, और वाइट सरफेस सबसे कम रेडिएशन निकाल रहा होगा, क्योंकि ब्लैक सरफेसेस जो हैं वो रेडिएशन ज़्यादा निकाल सकते हैं और ऑब्जॉर्ब भी ज़्यादा कर सकते हैं, और वाइट सरफेसेस जो होते हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं। तो इस पैराग्राफ में हमने यही बताया कि हॉट वाटर जब हम लेसलाई क्यूब के अंदर डाल देते हैं और रेडिएशन डिटेक्टर उसकी चारों साइडों के पास लेकर आते हैं, तो हम देखते हैं कि डल ब्लैक सरफेस जो होता है वो सबसे ज़्यादा एमिट करता है रेडिएशन, सबसे ज़्यादा रेडिएशन जो है वो निकालता है। उसके बाद नेचर ऑफ सरफेस की हेडिंग डालेंगे और रैपिडली दिख जाएगा नेचर ऑफ सरफेस। और ये साइड में डायग्राम आपको नज़र आ रही है 9.16 डायग्राम, ये नेचर ऑफ सरफेस के साथ हमने बनानी है। इसमें हमने बताना है कि अगर हमारे पास 2 सरफेसेस हैं, जैसा कि आपको डायग्राम में नज़र आ रही हैं, एक सरफेस डल ब्लैक है हमारे पास और एक सरफेस हमारे पास वाइट या कोई भी शाइनी सरफेस है, ठीक है। एक ब्लैक है हमारे पास, वो थोड़ी सी रफ सरफेस है, और जो वाइट सरफेस है वो बिल्कुल स्मूथ सरफेस है और शाइनी सरफेस है। दोनों के दरमियान में हम एक कैंडल रख दें और दोनों के साथ टेप की मदद से एक एक थर्मामीटर लगा दें, और कुछ देर इसको हम ऐसे ही पड़ा रहने दें, तो हम देखेंगे कि जो ब्लैक सरफेस है और रफ सरफेस है उसके अंदर जो है वो हीट ज़्यादा अब्जॉर्ब होगी, क्योंकि उसका टेम्परेचर राइज हो चुका होगा बहुत ज़्यादा। और हम देखेंगे कि वाइट सरफेस जो है उसका टेम्परेचर कम होगा, क्योंकि वाइट सरफेस जो होता है वो हीट को रिफ्लेक्ट करता है।
तो ये डायग्राम बनानी है और एक्सप्लेन क्या करना है। दो सरफेसेस हैं, एक रफ ब्लैक सरफेस है और एक वाइट स्मूथ सरफेस है। दोनों के दरमियान में कैंडल है, दोनों को साथ हमने एक एक थर्मामीटर लगा दिया है। कैंडल जब ऑन करते हैं और कुछ देर के बाद जब हम इनके टेम्परेचर देखते हैं तो हमें पता चलता है ब्लैक सरफेसेस जो हैं और रफ सरफेसेस जो हैं वो अब्जॉर्ब ज़्यादा करती हैं, और स्मूथ सरफेसेस जो होती हैं, वाइट सरफेसेस जो होती हैं, वो रिफ्लेक्ट ज़्यादा करती हैं, जिसकी वजह से उनका टेम्परेचर कम होता है। उसके बाद हमने सब ये अगले पैराग्राफ जो है 4 लाइनें छोड़ के सिर्फ टेबल की तरफ आना है। और ये टेबल जो है, ये टेबल जो बना हुआ है, इसके ऊपर हेडिंग टेबल की ही डालेंगे और टेबल की हेडिंग डाल के ये टेबल हमने बना देना है। ये बेसिकली जो 4 सरफेसेस थी, डल ब्लैक सरफेस था, कलर्ड सरफेस था, वाइट सरफेस था और शाइनिंग सरफेस था, इनके बारे में बताया हुआ है कि कौन अच्छा एमिटर है और ऑब्जॉर्बर है और कौन अच्छा रिफ्लेक्टर है। तो याद रखें, वो सरफेस जो एमिट अच्छा करती हो, जिस तरह ब्लैक सरफेस है, वो ऑब्जॉर्ब भी अच्छा करती है। तो इसीलिए उसने लिखा हुआ है डल ब्लैक से बेस्ट है हमारे पास जो है वो एमिटर भी और ऑब्जॉर्बर भी। उसके बाद कलर सरफेस जो है वो गुड हैं, उसके बाद वाइट सरफेस जो है वो बैड हैं और शाइनिंग जो है वो सबसे वर्स्ट हैं, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट ज़्यादा करते हैं। अगर रिफ्लेक्शन की बात करेंगे तो वो बिल्कुल ऑपोजिट टेबल बना हुआ है। नीचे बेस्ट आ जाता है, फिर ऊपर गुड आता है, फिर उसके ऊपर बैड आता है, उसके ऊपर वर्स्ट आता है। यानी कि शाइनिंग सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं, वाइट उससे कम करते हैं, कलर्ड उससे कम करते हैं और ब्लैक्स माइनस सा ही रिफ्लेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट टू एमिटर और ऑब्जॉर्बर जो हैं ये सेम है, और इनकी सीक्वेंस को उल्टा दें तो रिफ्लेक्टर की सीक्वेंस हो जाती है। तो ये टेबल जो है ये हमने ड्रॉ करना है टेबल की हेडिंग में। और लास्ट हेडिंग जो है इस टॉपिक की वो हमारे पास है सरफेस एरिया। लास्ट हेडिंग हमारे पास क्या है? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया में हमने क्या बताना है? हमें ये बताना है कि एरिया के इंक्रीज होने से जो है वो रेडिएशन इंक्रीज हो जाती है, रेस जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एमिट हो सकती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अब्जॉर्ब भी हो सकती हैं। वो कहता है कि जो हमारे पास होते हैं रेडिएटर्स, उनमें छोटी छोटी स्लॉट्स बनाई जाती हैं। अगर आप लोगों ने देखा हो एसी में भी देखा हो तो उसको जब ओपन करते हैं, उसके जाली जब साफ करते हैं तो वहाँ पे छोटी 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 जो पतरियाँ सी बनी होती हैं, स्लॉट सी बनी होती हैं, गैप होता है उनके दरमियान में। इससे सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाता है। सरफेस एरिया के इंक्रीज़ होने से अब्जॉर्प्शन और एमिशन इंक्रीज़ हो जाती है, इसलिए उनके दरमियान स्लॉट्स लगाई जाती हैं। इसी तरह गाड़ी का रेडिएटर भी होता है आगे, उसको भी अगर गौर से देखें तो उसमें भी छोटी छोटी पतरियाँ मौजूद होती हैं और उनके दरमियान गैप होता है। इससे जो है वो एरिया इंक्रीज़ हो जाता है, तो जितनी हीट जो होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें से एमिट कर सकते हैं हम। तो ओवरऑल एरिया में हमने बताया कि एरिया के इंक्रीज़ होने से जो है वो एमिशन और अब्जॉर्प्शन जो है वो बढ़ जाती है। इसलिए रेडिएटर्स में जो है वो छोटे छोटे गैप स्लॉट रखे जाते हैं ताकि एरिया इंक्रीज़ हो जाए, तो उससे जो है वो रेडिएशन एमिशन का प्रोसेस जो है, निकलने का, हीट के निकलने का प्रोसेस जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये था हमारे पास रेडिएशन का प्रोसेस। लास्ट में हम करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्वेश्चन लिख लें, बल्कि इसके नीचे भी लिखा हुआ है हाउ डज द टेम्परेचर इन ए ग्रीन हाउस कैन बी मेंटेन्ड, या एक्सप्लेन ग्रीन हाउस इफेक्ट क्वेश्चन नंबर 9, या हाउ द टेम्परेचर ऑफ ए ग्रीन हाउस कैन बी मेंटेन्ड। इसमें आपने दो बातें याद रखनी है, एक इंफ्रारेड और दूसरा अल्ट्रा वायलेट। इंफ्रारेड और अल्ट्रा वायलेट यानी कि सूरज की रोशनी जो हम तक पहुंच रही है उसमें दो किस्म की रेज होती हैं, एक इंफ्रारेड और एक अल्ट्रा वायलेट। इंफ्रारेड जो होती है वो बड़ी वेवलेंथ वाली लाइट रेज होती हैं, और अल्ट्रा वायलेट जो होती है वो छोटी वेवलेंथ वाली लाइट रेज होती हैं। इन दोनों को जेन में रखें। और फिर हम बात करते हैं जो ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है या पॉलीथीन शीट होती है, उसका क्या काम होता है। जो ग्रीन हाउस के ऊपर
ये शीट लगाई जाती है। इसका ये काम होता है कि जब सूरज की रोशनी इनके ऊपर पड़ती है तो जो लॉन्ग वेवलेंथ वाली जो होती हैं रेस वो इसमें से गुजर नहीं पाती हैं, और अल्ट्रा वायलेट जो शॉर्ट वेवलेंथ वाली हैं वो इसके अंदर से गुजर जाती हैं, और अंदर जो पौधे जो होते हैं वो हीट अप हो जाते हैं। और ये पौधे जब अपने अंदर से रेडिएशन निकालते हैं तो बड़ी वेवलेंथ वाली रेडिएशन निकालते हैं, तो ये जब रेडिएशन वापस जाना चाहती हैं तो वो एक ट्रैप बन जाता है, क्योंकि लॉन्ग वेवलेंथ वाली वेव्स को जो है ये गिलास या पॉलीथीन की शीट गुजरने नहीं देती है, तो एक हीट ट्रैप बन जाता है और पौधे जो है वो देर तक गर्म रहते हैं। तो ये प्रोसेस एक दफ़ा दोबारा बताते हैं आपको। हमने ये बताया कि सूरज की रोशनी में, बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट करना है हमने, ये पैराग्राफ ऐसी है, बाकी हम नेक्स्ट पेज में देखते हैं। स्टार्ट से स्टार्ट करना है और हमने ये कहना है कि सूरज की रोशनी में दो किस्म की वेव्स होती हैं, यानी कि इंफ्रारेड और अल्ट्रा वायलेट। इनमें से इंफ्रारेड जो होती हैं इनकी लॉन्ग वेवलेंथ होती है, और अल्ट्रा वायलेट जो होती हैं ये शॉर्ट वेवलेंथ की होती हैं। आसान लफ्ज़ों में ये बारीक होती हैं और वो थोड़ी मोटी होती हैं। इंफ्रारेड वाली जो होती हैं वो ग्लास शीट और पॉलीथीन शीट के अंदर से गुजर नहीं पाती हैं, वो रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाती हैं। अल्ट्रा वायलेट वाली बारीक वेवलेंथ वाली, शॉर्ट वेवलेंथ वाली, उसमें से गुजर जाती हैं, और अंदर जो हमारे पास पौधे होते हैं ग्रीन हाउस के अंदर वो अच्छे तरीके से हीटअप हो जाते हैं, और फिर ये पौधे जो रेडिएशंस निकालते हैं तो ये बड़ी वेवलेंथ वाली होती हैं, और ये वापस जब ऊपर की तरफ जाती हैं तो टकरा के वापस अंदर आ जाती हैं, क्योंकि लॉन्ग वेवलेंथ को ये शीट जो है गुजरने नहीं देती। इस तरह हीट ट्रैप बन जाता है और देर तक जो है ये पौधे गर्म रहते हैं। तो ये यहाँ तक जो है, ये जहाँ पैराग्राफ ख़त्म हो रहा है यहाँ से, और स्टार्ट से लेके, यहाँ से लेके, लाइट से लेके अप टू प्लांट्स तक जो है, ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोमिसेस बेटर ग्रोथ ऑफ सम प्लांट्स, तो वादा करती है ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है कि अच्छे अच्छे पौधे इसमें ग्रोथ उनकी अच्छी होगी। यहाँ तक जो है ये मेन हेडिंग के साथ हमने लिखना है। उसके बाद एक सब हेडिंग आनी है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड से स्टार्ट होती है, और नेक्स्ट पेज में अप टू द एंड जाएगी क्लाइमेट तक, ग्लोबल क्लाइमेट तक। कार्बन डाइऑक्साइड से लेके ग्लोबल क्लाइमेट तक ये आपने हेडिंग डालनी है ग्लोबल वार्मिंग, यहाँ तक, और आपने हेडिंग डालनी है ग्लोबल वार्मिंग। कार्बन डाइऑक्साइड से हेडिंग डालनी है ग्लोबल वार्मिंग, और ये डायग्राम जो है ये हमने बनानी है। इस डायग्राम में जो कि 9.18 है, इसमें ये ज़मीन दिखाई गई है, और ज़मीन के इर्द गिर्द एक वाइट कलर की एक लेयर दिखाई गई है। ये लेयर जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की एक लेयर है। ये लेयर जो होती है ये बिहेव करती है एज पॉलीथीन शीट और ग्लास, ग्लास की तरह ये बिहेव करती है। यानी कि सूरज की रोशनी जब ऊपर से आती है तो वो बारीक वेवलेंथ को अंदर जाने दे देती है, बड़ी वेवलेंथ वाली रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाती हैं, और जब अंदर सूरज की रोशनी आ जाती है तो पौधे जितने भी होते हैं वो बड़ी वेवलेंथ वाली वेव्स निकालते हैं, तो वो वापस नहीं जा पाती हैं और वापस अंदर ही रहती हैं। तो इस तरह से एक हीट ट्रैप बन जाता है, और हमारी ज़मीन जो है वो हीटअप होना शुरू हो जाती है, और वक्त के साथ साथ जो है इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। इसी चीज़ को कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। रिपीट करते हैं, ये जो हमारे पास यहाँ पे एक लेयर है जिसको आप वाइट कलर से तो नहीं पेंट करेंगे, लेकिन इसकी ये जो टॉप वाली लाइन है, ये जहाँ पे मैं माउस का कर्सर लेकर आ रहा हूँ, ये कर्व्ड एक लाइन जो ऊपर आपने बनानी है, ये दुनिया है। दुनिया के ऊपर एक डॉटेड लाइन आप शो कर देना जो कि इसको शो करेगी इसकी लेयर को। तो यहाँ पे आपने डॉटेड लाइन शो करनी है जो कि इसकी लेयर को शो करेगी। ये लेयर जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की पॉलीथीन शीट की तरह बिहेव करती है। जो सूरज की रोशनी होती है उसकी बड़ी वेवलेंथ वाली वेव्स रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाती हैं, छोटी वेवलेंथ वाली अंदर आ जाती हैं। अंदर जब आती हैं तो वो हीटअप कर देती हैं पौधों को, और पौधों के अंदर से जो वेव्स निकलती हैं वो बड़ी वेवलेंथ वाली होती हैं, वो वापस नहीं जा पाती बल्कि रिफ्लेक्ट होकर वापस अंदर आ जाती हैं। इस तरीके से जो है हमारी दुनिया गर्म होना शुरू हो जाती है, हीट ट्रैप बन जाता है, और वक्त के साथ साथ जो है चूँकि कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर बढ़ती जा रही है, हीट ट्रैप भी इंक्रीज़ होता जा रहा है, और इसी को ही हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो ये 9.18 डायग्राम आपने बनानी है, और ये क्वेश्चन जो है ये हमारा एंड पे यहाँ पे ख़त्म हो जाता है।
क्लाइमेट तक।